नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को राधा आदाब, सत श्री अकाल, सभी को जय हिंद। भाई कैसे हैं आप सब लोग? तो प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून विकास कुमार, अभिषेक यादव, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब बच्चे? अच्छे हैं, एकदम जबरदस्त हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ, सभी मेरे प्यारे दोस्त कैसे हैं एक बार सभी बताएंगे। हाँ, राधे राधे भी, राधे राधे संतोष, नरेश पाल, अदनान, जिया, बबलू, सभी बच्चों को नमस्ते। सर आज ही क्लास लिए हमारे बारे में कुछ बोलें। अच्छा भाई बबलू कुमार, आपके बारे में कुछ बोलें। आपका नाम लिया बेटा, मैं आपको भी ये तो जानता नहीं हूँ आप कहाँ से हैं। ठीक है, आप एक झारखंड के वासी हैं, आपके राज्य का नाम तो जानता हूँ, लेकिन आपके गांव के बारे में, आपके घर के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ दोस्त। तो आपके बारे में क्या बोलूँ, आप एक अच्छे बच्चे हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो प्यारे दोस्त सब लोग अच्छे, एकदम बढ़िया है भाई। जय भीम भाई, जय भीम सभी को। तो प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, तो प्यारे बच्चों हमारा सेवक बैच में आज जो टॉपिक है वो है बेटा आत्मकथ्य। आत्मकथ्य टॉपिक है और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। ठीक है ना? हाँ, तो दोस्तों सभी को बहुत अच्छे से ये कहानी पढ़नी है, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का मुझसे विवाद भी है, गुस्सा भी है कि सर जी वो जो पीछे बेटा जो हमारे पद्यांश थे, काव्यांश थे, वो समझ में नहीं आए थे, है ना? उसमें परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद था उसमें सभी दोस्तों को बड़ा कठिन पड़ा था, क्योंकि बेटा उसमें संस्कृत बहुत ज़्यादा थी, है ना? और जब संस्कृत ज़्यादा थी तो आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, है ना? बिल्कुल। आवाज़ बहुत धीरे आ रही है सर जी। अच्छा भाई, चलिए अब सही आएगी, है ना? तो बेटा देखो, ये जो टॉपिक है हमारा बड़ा सुंदर टॉपिक है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, है ना? आ जाइएगा। तो प्यारे दोस्त, हमारा टॉपिक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब समझते हैं आप लोग कि अपनी आत्मा के जो कथ्य हैं, जो उनको अपनी आत्मा के बारे में कहना है, उन्होंने मन में क्या सोच रहे हैं वो आत्मा में, उसके बारे में सारी बातों का विवेचन वो कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी किसके माध्यम से कर रहे हैं वो आप समझेंगे, है ना? तो बच्चों इसको लिखने वाले कौन हैं तो आपको पता है, इसके रचनाकार हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। कौन है मेरे प्यारे बच्चे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर आपको ये भी पता होगा जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि थे। कोई बच्चा बताएगा भाई जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि थे? तो बेटा ये छायावादी युग के कवि थे। किसके कवि थे बेटा? ये छायावादी युग। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर एक बात आपसे पूछी जाती है कि छायावादी युग के तो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान बताएगा कोई मेरा प्यारा बच्चा? जन्म स्थान कहाँ था? बताइए बेटा, जन्म स्थान बताएगा कोई मेरा प्यारा दोस्त? जन्म स्थान किसी को पता है? बताइए आप लोग। हाँ, बोले बच्चे, पूछा जाता है एक बार, तो बेटा आपको पता है जन्म स्थान है इनका वाराणसी, जिसको बच्चों काशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो मेरे बच्चों इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 में। 30 जनवरी 1889 को इनका क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। और कहां हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, जिसे बेटा घाटों की नगरी, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, याद रखना। कल क्लास नहीं हुई थी मेरे प्यारे दोस्त। चलो, कुछ बच्चे गुस्सा थे, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, सर हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस तरह की बातें बेटा बहुत सारी मिली। ठीक है, आप मुझसे नाराज हैं क्या लखन बघेल? नहीं भाई। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों फिर आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, इनकी मृत्यु कब हुई थी?
तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी बेटा? 15 नवंबर, ठीक है, 1937 में, 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और जगह कौन सी थी बेटा? जगह थी वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर मेरे बच्चों? वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आई? पूछी जाएगी तो आप बता देंगे हाँ। फिर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इनकी भाषा क्या है, इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? तो बेटा आप सबको बता देना है। इनकी जयशंकर प्रसाद जी की भाषा के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, भाषा थी बेटा इनकी हिंदी। और हिंदी में भी ये क्या क्या और बोलते थे मेरे बच्चे? ब्रज भाषा और बेटा खड़ी बोली। ब्रज भाषा और खड़ी बोली ये बोला करते थे, ये इनकी भाषा थी। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों? तो आपको एक बात बताता हूं, इनके पिताजी का नाम भी पूछा जा सकता है, इनकी माता जी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपसे पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? कोई मेरा प्यारा बहन भाई बताएगा जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? तो उनका नाम था बेटा देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था मेरे बच्चे? देवी प्रसाद साहू था। देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था। ठीक है बेटा, देवी प्रसाद साहू। फिर अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था मेरे बच्चों? तो कोई प्यारा बहन भाई बताएगा भाई माता का नाम क्या था? सर जो क्वेश्चन है उसके याद कर लेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा सर, थोड़ा तेज पढ़ाइए, इतना स्लो मत पढ़ाइए प्लीज मेरे दोस्त। तेज पढ़ के क्या करोगे सर? कौन हमारे, ठीक है मेरे भाई, तेज पढ़ने से क्या होगा? फिर समझ में नहीं आएगा यार, फिर ये सारी चीजें तो समझनी पड़ेंगी आपको मेरे बच्चे। इसके बारे में तेज भी क्या पढ़ाऊं? माता पिता का नाम तेजी से पढ़ना है भाई, नाम ही तो पढ़ना है मेरे बच्चों, बोलो। ठीक है बेटा, तो माता का नाम था मुन्नी बाई। माँ का नाम क्या था मेरे बच्चे? मुन्नी बाई। इनकी माता का नाम था मुन्नी बाई। बेटा सभी बच्चों की शैली एक जैसी नहीं होती, सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चे, वह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके जीवन में बड़ा दुख था, तो बच्चों उस दुख के लिए ही इन्होंने आत्मकथा लिखी है अपनी, उसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है ना मिस्टर ऋतिक? चलो आइएगा। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम, तो बच्चों कोई प्यारा दोस्त बताएगा पत्नी का नाम क्या था भाई? इनकी पत्नी का नाम क्या था? बेटा एक बात याद रखना, इनकी दो पत्नियां थी इनकी बेटा, 2 बार शादी हुई थी इनकी। कितनी बार शादी हुई थी? 2 बार शादी हुई थी, 2 पत्नियां थी, याद रखना बच्चों। पहली पत्नी का नाम था विध्वंस देवी। पहली पत्नी का नाम क्या था बेटा? विध्वंस देवी, ठीक है ना। और दूसरी पत्नी का नाम आपको याद रखना है सरस्वती देवी। दूसरी पत्नी का नाम है बेटा सरस्वती देवी। तो बेटा आपको एक बात याद रखनी है, विध्वंस देवी से इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी मेरे प्यारे बच्चे 1908 में। कब हुई थी मेरे दोस्त? विध्वंस देवी से इनकी शादी हुई थी 1908 में, और बेटा 1916 में वो मर गई थी। ठीक है, 1916, 8 से 1916 इनका जीवन काल रहा इनके साथ। 1908 से 1916। तो बेटा ये जीवन काल है विध्वंस देवी का, ठीक है ना। 1916 में इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर इनकी शादी होती है 1917 में सरस्वती से,
ठीक है। और बेटे बच्चे 2 वर्ष ये भी जीवित रहीं और 2 वर्ष बाद ये भी मर गईं। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या कि मेरे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम था विध्वंस देवी, दूसरी का नाम था सरस्वती। तो पहली पत्नी से शादी हुई थी कब मेरे बच्चों? 1908 में, और 1916 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो मृत्यु कैसे होती है मेरे बच्चों? वो क्या था कि उनको एक क्षय रोग की बीमारी थी। ठीक है, उनको बेटा क्या था? क्षय रोग की बीमारी थी, उनको क्षय रोग था। ठीक है, क्षय रोग की बीमारी थी जिसके कारण, ठीक है, हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर जी ऊपर, बेटा देखो साहू, बेटा साहू पर बड़ी मात्रा, साहू है ना, शाहू, ऊ जो ऊ जो होता है थोड़े से समय के लिए आता है और ऊ बेटा बड़े समय के लिए आता है। याद रखिए सर, आवाज रुक रुक कर आ रही है। ठीक है, हाँ, अमन कुमार सर आप रिकॉर्डेड क्लास है? बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। ठीक है, चलो तो बच्चों याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, विध्वंस देवी की मृत्यु हो जाती है 1916 में। फिर उनकी शादी होती है सरस्वती देवी के साथ 1917 में। फिर क्या होता है, जो पहली वाली पत्नी के कपड़े थे वे कपड़े उसके साथ नहीं खत्म हुए थे, वो कपड़े दूसरी वाली पत्नी भी उनको पहनने लगी। और पता नहीं बच्चों क्या इत्तेफाक होता है उन कपड़ों से हुआ, क्या होता है, दूसरी पत्नी को भी क्षय रोग हो जाता है। जब बच्चे तुम्हें याद रखना है, जब वो मां बनने वाली थी, गर्भावस्था में थी, तो प्रसूता के समय बच्चों उनकी क्या हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है और मेरे प्यारे बच्चे वो भी मर जाती हैं, इस दुनिया से चली जाती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना 1916 ईस्वी में इनकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो गई है और मेरे बच्चे जयशंकर प्रसाद जी अकेले रह गए हैं, है ना। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा मृत्यु कब हुई थी सरस्वती देवी की? तो 1919 में हुई थी। ठीक है ना, और इनकी भी बेटा क्षय रोग से कारण प्रसूतावस्था में हुई थी, है ना। वेरी गुड, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, फिर आगे बात क्या आती है मेरे दोस्त? 48 वर्ष की उम्र में, 48 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 48 वर्ष की उम्र में ही बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का भी देहांत हो जाता है। उम्र में जयशंकर प्रसाद जी का देहांत हो जाता है बच्चों, देहांत हो जाता है। ठीक है ना, जिसके ऊपर बच्चों अब इनकी दुनिया उजड़ जाती है, इनकी दोनों पत्नियां मर जाती हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन के ऊपर आत्मकथा लिखते हैं कि मैं अपने जीवन के ऊपर क्या कथ्य बोलूं, क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बात समझाई है। ठीक है, तो मेरे बच्चों समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है ना, फिर आपको एक बात और बता देता हूं, इनकी कुछ मुख्य कहानियां हैं, प्रमुख कहानियां, वो भी लिख लीजिएगा। प्रमुख कहानियां इनकी बच्चों कौन कौन सी हैं वो तो आपको सब पता ही है। प्रमुख कहानियां, ठीक है बच्चों, प्रमुख कहानियां इनकी आपको अच्छी याद रखनी, जैसे कि बेटा कामायनी, चित्राधार, कामायनी, बेटा आंसू, आंसू लहर, ठीक है, आंसू लहर, झरना, ठीक है, झरना। और जैसे कि मेरे बच्चे मैं कहूं तो एक घूंट, एक घूंट, ठीक है, एक घूंट। ठीक है बच्चे, तो प्यारे दोस्त ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक थी बेटा इनकी चित्राधार, वो भी इंपॉर्टेंट कहानी है, वो भी पूछ ली जाती है, चित्राधार आदि। ठीक है बच्चे, चित्राधार आदि। इसको बेटा टै बनाना, कभी ठे मत समझ लेना, एक घूंट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर एक बात आती है, इनका एक कहानी के लिए इनको बेटा पुरस्कार मिला था, पारितोषिक पुरस्कार मिला था। सर जी पहले देव नहीं बताए, पहले देव, बेटा देव के बारे में कहां जा रहे हैं आप?
सर रिकॉर्ड क्लास क्यों नहीं है? बेटा रिकॉर्ड क्लास सब पड़ी हुई है ऐप में, आप देखेंगे एक बार जाकर के तो मिलेंगी आपको। आपसे एक बात पूछी जाती है कि बच्चों इनके पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार किसके लिए मिला था वो भी आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद रखना है। बेटा मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये पुरस्कार मिला था बच्चों इनको। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है ना? और ये किसके लिए मिला था वो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, ठीक है, पारितोषिक पुरस्कार आपको इनको किस कहानी के लिए मिला था? तो बच्चों याद रखना, कामायनी के लिए, कामायनी के लिए इनको बच्चों यह पुरस्कार दिया गया था, है ना? तो आपको याद रखना है। आवाज शिलो आ रही है क्या बेटा? सभी को आवाज शिलो आ रही है? बोलो, क्या आवाज सभी को शिलो आ रही है भाई? कामायनी के लिए मिला था अल्पा मौर्य जी, बिल्कुल याद रखना। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो आपको याद रखना है वो है कामायनी। ठीक है, ठीक है भाई, वॉइस क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है भाई, सब लोग बताइए। हाँ क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया, यस सभी की तरफ से क्लियर है भाई, सब लोग बता दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं है, बड़ा दिक्कत होती है, तो बेटा एक बार मैं उसको सारी चीजों को रिवाइज करा देता हूं, आइएगा। तो बच्चों ये आत्मकथ्य है जिसको लिखा है किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखा है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ये छायावादी युग के कवि थे, है ना? और इनका जन्म स्थान वाराणसी है बेटा, उत्तर प्रदेश। और जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, और मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 को। 48 वर्ष की उम्र में ही बेटा इनका देहांत हो गया था। मात्र इनकी 48 वर्ष का ही जीवन था। पूरे जीवन में इन्होंने 48 वर्ष में ही बेटा पूरी जिंदगी को जी लिया। जितने भी दुख थे सबको देख लिया, जो भी इनके जीवन में पीड़ा थी सब कुछ इनके जीवन में आ गई। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों फिर आपको बताना है कि इनकी भाषा क्या क्या थी। कोई पूछा जाए क्वेश्चन तो हिंदी थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी। ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे आते हैं मेरे बच्चों। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, माता का नाम मुन्नीबाई था, और मेरे बच्चे इनकी पत्नी का नाम जब आएगा तो आपको पता है इनकी 2 पत्नियां थीं, जिसमें पहली पत्नी थी विध्वंस देवी, जिसके साथ 1908 में इनका विवाह हुआ, और 1916 में वो 6 रोग से मर गई। ठीक है, फिर इनकी दूसरी शादी होती है कब? जब उनका देहांत हो जाता है तो 1917 में। ठीक है, 1917 में इनकी शादी हुई। क्या होता है दोस्तों, ये पुरानी पहली वाली पत्नी के ही कपड़े पहना करती थी सरस्वती देवी, जिसको लेकर के बच्चों इन्हें भी पता नहीं क्या हुआ, उस कपड़े से बीमारी लगी। ठीक है, पता नहीं कहां से कोई बीमारी लगी, वो 6 रोग इनको भी लग गया, और मेरे दोस्त 1919 में इनका भी देहांत हो गया। ठीक है ना? फिर क्या होता है मेरे बच्चों? फिर बेटा आपको मैंने ये पॉइंट तो बता ही चुका हूं। 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने सारे जीवन की दिनचर्या को जी लिया। सारे जीवन की जो बेटा सुख दुख, अच्छाई बुराई भलाई तब सब थी, सबको बच्चों इन्होंने अपने जीवन में देख लिया कि 2 बार शादी हुई, दोनों बार बच्चों खत्म हो गई दोनों पत्नियां। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, वेरी गुड। सर उधो तुम हो अति बड़ी भागी, अच्छा उसकी बेटा अनिल कुमार वो कहानी वो व्याख्या सहित अपलोड नहीं हुई पीडीएफ? अच्छा चलो कोई नहीं, पहली पत्नी भूत बनकर आई होंगी सर, दूसरी पत्नी को मार दिया। अच्छा चलिए बेटा, ये बातें तो मस्ती की, इन्हें छोड़िएगा। अब कहानी पर आएंगे तो इनकी प्रमुख कहानी बेटा कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, चित्राधार आदि है बेटा, बहुत सारी कहानियां हैं। फिर इनको एक पुरस्कार भी मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, जो कामायनी के लिए मिला था। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों इन कहानी की इन पंक्तियों को समझेंगे, बहुत अच्छे से देखो, ध्यान लगाकर सुनिएगा और अच्छे से इनको समझिएगा। ये बेटा क्या है? गद्यांश है, आपको बहुत अच्छे से समझकर चलना है। देखो जीवन में उतार चढ़ाव कितना आता है, इनके माध्यम से ही कवि ने बताया है, आप भी समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा कविता है ये, कविता का पहला भाग हमारा शुरू होता है, आप सभी बच्चों को अच्छे से समझना है।
ठीक है। ये कहता है मधुप गुनगुना रहा है। मधुप का मतलब होता है दोस्तों भौरा। मधुप का मतलब होता है दोस्तों भौरा। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि भौरा कह रहा है, भौरा के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता है अपनी कहानी, कि कौन कहानी यह है अपनी, कि अपनी कहानी मधुप जो भौरा है वो गुनगुना कर सारी कहानी का सार बता जाता है। आप अच्छे से समझिएगा। मुरझा कर गिर रही हैं पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। मतलब ये पत्तियां जब मुरझा जाती हैं, डाल जब सूख जाती है, तो उससे जब टूटकर नीचे गिरती है तो वह जीवन व्यक्ति किसके ऊपर बिता रहा है सारी चीजें, ये कवि के ऊपर बताई जा रही हैं कि जब कवि की पत्नियां मर जाती हैं तो उसका जीवन भी ऐसे ही हो गया था। वो भी ऐसे मतलब एकदम निर्बल हो गए थे कि जब जीवन में जीवन साथी नहीं रहा, पहली शादी की वो भी मर गई, दूसरी शादी की वो पत्नी भी छोड़कर चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। तो इसी प्रकार भौरे की जो गुनगुनाहट है उसके माध्यम से ही कवि अपनी बातों को यहां बयां कर रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। वो कहता है कि मुरझाकर गिर रही हैं पत्तियां, देखो आज घनी कितनी। आज सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तो मतलब अनंत का मतलब है बेटा आकाश, अनंत का मतलब है प्यारे बच्चे आकाश, कि इस आकाश में गंभीर, नीलिमा का मतलब है नीली, कि इस नीले आकाश में आज भी असंख्य जीवन कहानियां, मतलब असंख्य, जिन कहानियों की कुछ संख्या नहीं है, उनके इतने इतिहास हैं जो यहाँ पर सभी दबे हुए हैं। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये हुआ कि अपना जीवन कितनी व्यथाओं से, कितनी कठिनाइयों से कवि ने जिया है, वो सारी बात इसमें ही बताई है। ठीक है ना, बिल्कुल। फिर वो कहते हैं यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। क्या कह रहा है बच्चों के, क्या कहता है ये बच्चे, इस अनंत नीले आकाश के तले जो बच्चों नित्य प्रति असंख्य असंख्य जीवन इतिहास इतिहास आत्मकथाएं लिखी जा रहे हैं, लोग अपनी सारी बातें बता रहे हैं कि जीवन कैसे कैसे कट रहा है, जीवन कितना दुखी में हो गया है, कि जरा भी खुशी नहीं है, सब कुछ अपना व्यंग मलिन, मलिन का मतलब होता है बेटा जो बड़ी परेशानी के साथ आदमी जीवन को गुजारता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर उपहास कह रहा है वो, कि अपने चित्र बनाए जा रहे हैं, अपनी आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो तभी कहता है कवि, तब भी कहते हो कहो कह डालूं, अपनी बात कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती। तो कवि ने सारी पंक्तियों का जो अर्थ बताया है उसका मतलब ये है कि एक मधुप, एक भौरा गुनगुना कर कह जाता है, कौन कहे यह कहे अपनी यहाँ पर कहानी, कौन बताए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जिस प्रकार मुरझाकर पत्तियां गिर रही हैं, डाले टूट रही हैं, देखो कितनी आज घनी, आज की जो स्थिति है कितनी दुर्बल है, कितनी परेशानी भरी है। तो इस चीज के लिए कवि का वर्णन यहाँ पर मिल रहा है कि इस अनंत नीले आकाश में असंख्य आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन हर कथा में अपना अपना अर्थ व्यक्ति व्यक्त करता है, अपना उपहास व्यक्ति व्यक्त करता है। ठीक है सर, यह कविता है या गद्य है? बेटा एक गद्य है, लेकिन इसका सार आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल, कि यह लोग करते ही रहते हैं, यहाँ तो सब करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, कि सब अपनी बातें को बयां करते रहते हैं, सब अपनी बातों को बोलते रहते हैं, सब अपनी आत्मकथाओं को लिखते रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ ये व्यक्त होता है। ठीक है बेटा, नहीं संस्कृत में नहीं पूछेगा इसे आपसे, इससे जैसे लिख रहा ऐसे ही पूछेगा। तो कहता है कि आपको ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बनाया है। ठीक है, किसने? कवि ने। तो कह रहा है कवि तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तो कवि कहता है, मित्रों से पूछता है कि यह सब देखकर ही वे खुश हो लेते हैं, चुप हो जाते हैं। ठीक है, सारी बातें उन पर बीत रही हैं, यह क्या सब देखकर ही वह भी चाहते हैं कि जीवन इतना बुरा है? ठीक है ना। शुभम यादव, बेटा देखो सिंपल सी कहानी है, बड़ी ही सिंपल सी बातों में बोला गया है और आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके नीचे पंक्तियां देखो मैंने लिखवाई हैं, उनमें समझिएगा। व्याख्या इसकी क्या है कि कवि कहता है गुंजन करते हुए, गुंजन का मतलब है जब भौरा गुनगुनाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, गुंजन करते हुए भंवरा डालों से मुरझा कर
गिरती पत्तियां जीवन की करुणा कहानी सुना रहे हैं कि जीवन व्यक्ति का इस प्रकार ही टूट जाता है जैसे एक व्यक्ति के जीवन में जो दो जैसे जीवन साथी नहीं रहा था जयशंकर प्रसाद जी का, तो उनके जीवन में भी ऐसे ही जीवन हो गया था जैसे उनके जीवन की सारी पत्तियां टूट गई हैं, पूरा जीवन उनका नीरस हो गया था। ठीक है ना श्याम सिंह, बेटा इससे समझिएगा। ठीक है ना, देखो ये हिंदी में जो इसका सार लिखवाया है पूरा, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल जीवन की करुणा कहानी सुना रहे हैं कि उसका अपना जीवन भी व्यथाओं, व्यथा मतलब बेटा पीड़ा, व्यथा मतलब मेरे प्यारे बच्चे पीड़ा की कथा है। इस अनंत नीले, अनंत मतलब जिसका कोई नाप नहीं हो सकती, अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं। इन्हें लिखने वालों ने अपने आपको ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बनाया है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वह चाहते हैं कि आप भी ऐसा जीवन जिए, आपके जीवन में इतनी बड़ी पीड़ा आए। ठीक है, बताओ बेटा, सब बच्चे बताएंगे एक बार। दिमाग खराब कर दिया है कमेंट कर करके। बेटा ये जो बच्चे हैं ना, कुछ देखो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है यार, पढ़ लोगे ना, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, वरना मेरे दोस्त मोहित सैनी यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है और ना ही मैं अपनी क्लास में किसी को ब्लॉक कराता हूं, क्योंकि दोस्त आपने पैसा दिया है यार, है ना, आपने पैसा दिया है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा साहित्य कठिन होता है, इस पर हमें थोड़ा सा अपने अंदर से भाव व्यक्त करने होते हैं। यहाँ पर कवि भौरे के माध्यम से आपको ये समझा रहा है कि जीवन ऐसा हो रहा है, इतना नीरस हो रहा है जैसे एक वृक्ष से पत्तियां टूट कर नीचे गिरने लगती हैं। जब मनुष्य का जीवन भी एक प्रकार इसी तरह, जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो उसका जीवन भी एक वृक्ष की भांति हो जाता है और लिखने वाला अपना व्यंग, अपना उपहास स्वयं करता है। तो ये सारी चीजें यहां पर दिख रही हैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये दूसरी किताब ही बेटा चालू है, दूसरी किताब ही पूरी करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे तभी मजा आएगा मेरे भाई इसमें। ठीक है ना, तो सब देखकर भी वे चाहते हैं, आइएगा, कि अपनी दुर्बलता से युक्त आत्मकथा लिखें। इस खाली गगरी जैसी महत्व कथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर कवि ये कहता है कि प्यारे दोस्तों, अपनी कथा स्वयं लिखो। मेरी कथा तो बिल्कुल खाली है, मेरे जीवन में तो कुछ रहा ही नहीं। 2 बार मेरी शादी हुई, दोनों बार मेरी पत्नियों ने मेरा बीच में साथ छोड़ दिया। 48 वर्ष की उम्र में मेरी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, बहुत सारी बीमारियों से बेटा वो युक्त हो गए थे, बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर समा गई थी। तुम्हें पता है बेटा, जब एकदम व्यक्ति अकेला रहता है ना, जब अकेला रहता है, जब उसका जीवन साथी इसको साथ छोड़कर चला जाता है, तो मेरे दोस्त उसके जीवन में कांटे हो जाते हैं। वो रोटी तो खाता है लेकिन रोटी उसको लगती नहीं है, वो जहर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है ना, तो बच्चों याद रखिए इन चीजों को। तो यहीं पर कवि ने बताया है कि अपनी आत्मकथा स्वयं लिखो, किसी की आत्मकथा को पढ़ करके अपने ऊपर उसे क्या आश्रित मत करो, उसे अपने ऊपर लागू मत करो। ठीक है, चलिएगा, तो ये बात यहां पर आपको कवि ने बताई है। आगे चलते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। मतलब यहां पर कवि इस बात को समझा रहा है कि इसको पढ़ने वाले, इसको लिखने वाले कहीं ऐसा मत समझ लेना जैसे मेरा जीवन खाली है सुखों से, ये आपका जीवन पर भी ऐसे आधारित हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको अपने कोई दुख की बात बताई, तो आप उस दुख की बात को मेरी को सुनकर के अपने ऊपर लागू मत कर लेना। मेरा जीवन तो है ही खाली, मेरा जीवन तो एक खाली घड़े की तरह है, उस मटके में पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा है बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा मत करना कि कभी उस बात को आप अपने ऊपर लागू कर लो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, तो ये समझिएगा, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना का मतलब होता है जो मन में संकोच पैदा कर लेता है आदमी। तो इसमें कह रहा है वो क्या कि अपराधी समझने लगना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने ही जीवन में से रस चुराकर अपने सुख की गगरी भर ली है।
ठीक है ना, बिल्कुल। फिर आगे क्या बोलता है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। ठीक है ना, औरों की दिखलाऊं मैं। तो ये कहता है क्या कि वह अपनी भूलों और ठगों के जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों को, फिर आगे चलते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, गाथा मतलब अपनी कहानी कैसे सुनाऊं, मधुर चांदनी रातों की। तो वो कह रहा है कवि कि मैं अपने बिताए हुए समय को, जो मेरा अच्छा समय बीता था, बेटा इन पर ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, जो मेरा अच्छा समय बीता था उन्हें मैं कैसे आपको समझाऊं, कैसे आपको बताऊं कि मेरा जीवन कितना सुखमय था, मेरे जीवन में कितने मधुर क्षण थे, मेरे जीवन की कितनी मधुर कहानी थी। किस बल पर सुनाऊं आपको कि जब मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को। तो बच्चों वो कहता है फिर आपसे क्या कि वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी हैं। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता कि यदि जो मेरे जीवन का पीछे बीता हुआ समय था, है ना, यदि मैं उसे अब बताऊं आपको तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, और मैं उस बातों को, पुराने बीते हुए पलों को, जो मेरे प्रेम के बीते हुए पल थे, उनको मैं अब यदि याद करूंगा तो मैं पूरी व्यथा में चला जाऊंगा। व्यथा का मतलब समझते हैं, पीड़ा। ठीक है बेटा, व्यथा कहां पर आया है, व्यथा का मतलब है पीड़ा। कि ये कह रहा है और एक खिलखिलाकर हंसते हुए उन वाली बातों को, कि यदि जो मेरा जीवन अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ खिलखिलाकर बीतता था, यदि मैं अब उनको याद करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में चला जाऊंगा। मैं उन चीज़ों को भी याद नहीं करना चाहता। आप अपने जीवन को अच्छे से जीजिएगा। मेरे जीवन में जो लिखा था वो हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों देखो, इसकी व्याख्या से समझेंगे। कवि अपने मित्रों से कहता है कहीं ऐसा ना हो मेरे रस शून्य, मतलब मेरे जीवन में तो कुछ था ही नहीं। आप ऐसा मत समझना कि खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर, यदि तुम मेरे जीवन के बारे में पढ़कर उन बातों को अपने ऊपर लागू मत करना कि मेरा जीवन तो दुख भरा था ही, कभी आप ये सोचो कि हमारा भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यही बात यहां पर कवि बताता है अपने मुख से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रस शून्य खाली गागर, गागर का मतलब होता है बेटा घड़ा, है ना, गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को अपराधी समझने लगे, तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। ये लगे नहीं बेटा, लगो होना चाहिए था, समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। तुम ये मत सोच लेना, जैसे मैं अपनी बात आपको समझा रहा हूं, क्या कि भाई मेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे समय कटा, मेरी 2 शादियां हुई, पहली पत्नी को 6 रोग लग गया, वो बीमारी के कारण मर गई। 1908 में शादी हुई, 1916 में मर गई। केवल 8 साल मेरे वैवाहिक जीवन के सुख के गुजरे थे, है ना। फिर वो कहता है दूसरी शादी करी मैंने सरस्वती से 1917 में, 2000 याद आता है बार बार, 1917 में, 1919 में वो मर गई। तो मेरा तो साथ में लिखा था कुदरत ने कि मेरे जीवन में प्रेम तो है ही नहीं, है ना, पत्नी सुख भी नहीं मिला मुझे। ठीक है बच्चों, तो ये बात यहां पर कवि बता रहा है। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। मैं अपनी बातें तुम्हें अच्छे से समझाऊं, बताऊं, तो मैं अपने जीवन की हंसी उड़ानी नहीं चाहता कि मेरे साथ कैसा हुआ। आपने देखा होगा ना, जो लोग आपसे जेलसी मानते हैं, जो लोग आपसे किलसते हैं, वो आपका बुरा समय आने का इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कब इसके जीवन में बुरा समय आएगा और कब हम मजा लेंगे, कब इसकी खुशी उड़ाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अपने प्रिय के साथ, प्रिय कह रहा है अपनी पत्नी को, कवि मतलब अपनी पत्नी की बात बता रहे हैं बेटा यहां पर ये जयशंकर प्रसाद जी। अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी, मधुर मतलब अच्छे, जो बहुत खुश क्षण थे, ठीक है, क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं, मेरे अंदर दम ही नहीं है सुनाने के लिए। मैं यदि सुनाऊंगा तो मैं रोने लगूंगा। इस तरह की बातें बताना चाह रहे हैं। वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें,
जब यार एक जीवन में एक प्रेम होता है तो खिलखिलाकर जीवन गुजारता है आदमी, है ना। बिल्कुल। अब वो बेचारी रही नहीं, 2 पत्नियां थी, दोनों मर गई, एक भी जिंदा नहीं रही लास्ट तक। ठीक है। अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी है, उनकी भूली हुई मधुर स्मृतियां। स्मृतियों का मतलब होता है बेटा यादें, है ना, यादें। तो मुझे ये बताइएगा किस किस की यादें ऐसी हैं अभी, किसको छोड़कर के इसकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। तो बच्चों, स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित मतलब पीड़ा में नहीं करना चाहता, मतलब दुखी नहीं करना चाहता, दुखी करना नहीं चाहता। तो ये बात यहां पर कवि कहता है अपने मुख से। बात समझ में आ गई ना दोस्तों। ये बड़ी साधारण सी पंक्तियां हैं, याद रखना। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं अगली वाली कहानी पर। ये कविता नंबर 3 है, इनका तीसरा पार्ट है इन्हीं का, इसी कविता का, आत्मकथ्य का। आत्मकथ्य का मतलब अपनी आत्मा की बातें बता रहे हैं। सर आप बार बार 2000 बोल देते हैं, लगता है आपका विवाह 2000 में हुआ है। हाँ भाई अदनान, ये तो बात सही है। ठीक है, लेकिन यार मेरी पत्नी अभी मरी नहीं है, वो अभी जीवित है यार, है ना। लेकिन वो भी इस समय फीवर में है, उसे फीवर चढ़ रहा है। तो मैं भी उससे यही बोल रहा था रात, कभी यार तू मुझे मोचे छोड़ के मत चले जाना, कभी मुझे जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़े। मैं इस कहानी को पढ़ रहा था रात तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो मैं कह रहा था उससे भी मेरे साथ भी जयशंकर प्रसाद जी वाली ना हो जाए, कभी मुझे भी अकेला ही जीवन गुजारना पड़े। ठीक है चलो कोई नहीं। मिला कहाँ वह सुख, मिला कहाँ वह सुख, लेखक कहता है अपने मुख से। ठीक है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वयं सपन देखकर जाग गया। मतलब लेखक ये कह रहा है कवि, मुझे मिला कहां वो सुख जिसको मैं एहसास करता था, जिसको मैं महसूस करके एकदम जाग पड़ता था। स्वप्न मतलब आदमी सोता हुआ ही तो देखता है, आंखों में सोच रहा है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और आंख खुली तो कुछ नहीं, बाहर कहानी खत्म थी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब बेटे बच्चों, वह कहता है कि मुझे मतलब कि सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसाकर भाग गया। आलिंगन का मतलब है मेरी बाहों में। आलिंगन का मतलब समझते हैं? आलिंगन का मतलब है बेटा मेरी बाहों में जो सुख आना था वो आते आते भाग गया, मुस्कुराकर मुझे छोड़ गया। मेरे दोस्त वो हंसी हंसी चला गया, मैं तो देखता ही रह गया। ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, फिर क्या कहता है ये, फिर कहता है आगे, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण का मतलब होता है सूर्य, सूर्य बेटा, अरुण का मतलब होता है सूर्य। सूर्य की जो कपोलों का मतलब है मांग, मांग में सिंदूर नहीं भरती है महिलाएं, भरती है ना यहां पर ये सिंदूर। तो बेटा यही बात यहां पर बोली है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। तो मेरे बच्चों इसका मतलब है मेरे अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया, है ना दोस्त। फिर ये क्या कहता है, आगे की बात आपको याद आती है क्या? तो ये कह रहा है मेरे प्रिय के जो बच्चों कहूं तो कि गालों पर, है ना। हाँ आगे आता है, कपोलों का मतलब सिर नहीं है बेटा, सिर तो नीचे आएगा, उषा लेती थी। हाँ बिल्कुल, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। तो जिसके गालों पर प्यारे बच्चे क्या रहती थी, सूर्य की जो छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी, लगता था कि मेरी अनुरागी, अनुरागी का मतलब है प्रेममयी, प्रेममयी, ठीक है ना, प्रेममयी, जो उनकी पत्नियों के लिए बोल रहा है वो। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, मतलब जिनकी मांग में वह अरुण की लाली मांग की तरह भर जाती थी, है ना बेटा, क्या कर जाती थी, मांग की तरह भर जाती थी मधुमाया में। ठीक है बिल्कुल। फिर आगे क्या कहता है, सिंदूर भरने के लिए यहां पर लालिमा का प्रयोग किया गया है, ये सुहाग में सिंदूर भरा जाता है बेटा, याद रखना। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथित की पंथा की, मतलब उसकी स्मृति, उसकी यादें, उसकी यादें। ठीक है मेरे दोस्त, ये कह रहा है यहां पर उसकी यादें, उसकी यादें पाथे बनी थके पथिक की भांति। तो पथिक का मतलब होता है बेटा यात्री, पथिक का मतलब होता है दोस्तों यात्री, कि आज मैं
एक थके हुए, आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूं, आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूं कि मेरी प्रिय की जो बेटा स्मृतियां मेरी इस जीवन की यात्रा में शामिल थी। पथका, पाठ्य का मतलब होता है दोस्तों भोजन, कि मेरे जीवन में जो मेरी जो प्रेमिका की जो यादें थी, जो मैं जीवन जी रहा हूं, जो चलता जा रहा हूं, तो मैं उस यात्री की तरह हो गया हूं, थके हुए की तरह, जैसे कि उसके जीवन मेरे लिए भोजन के समान है। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने लग रहा हूं, कि जो पीछे बीते हुए मेरा समय था उन्हीं को सोच सोच कर मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं। और बच्चों क्या कह रहा हूं, नहीं चाहता, फिर आगे आती है, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब बेटा जो उनकी छुपी हुई जो बातें हैं, छुपी हुई यादें हैं, छुपी हुई बातें हैं, ठीक है ना। तो फिर वो कहता है क्या, कि कोई मेरी इन यादों को, गुदड़ी को उधेड़ कर मत देखो, जिससे मेरे हृदय को ठेस पहुंचे, मुझे दुख पहुंचे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों इसमें ये बात इसने बोली है पूरी, क्या कहने चाह रहा है यहां पर कवि, अपनी बातों को ऐसे समझा रहा है कि मिला कहां वह सुख जिसे मैं पाना चाहता था, आलिंगन में आते आते, मेरी बाहों में आते आते वो मुझे छोड़कर चला गया, ठीक है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसके गालों पर मतवाली छाया होती थी, है ना, सुंदरता के लिए बोल रहा है, अनुरागनी कह रहा है, फिर मेरी प्रिय में उषा लेती थी, उसके निज बाल मतलब कि उसके जो मांग में सिंदूर के रूप में भर जाती थी, है ना, उसके लिए बोल रहा है। वो इतनी सुंदर थी दिखने में, क्या बताऊं मैं उसको, कुछ नहीं बता सकता। फिर कह रहा है वो, उसकी यादें पाथें बनी हैं थके पथिक की भांति, मतलब मैं उस थके हुए यात्री की तरह हो गया हूं, जिसकी यादों से मैं अपना भोजन बना रहा हूं, जिसकी यादों को मैं सोच सोच कर जी रहा हूं, और उन्हीं यादों के सहारे मेरा समय कट रहा है। तो वही बेटा यहाँ पर कवि अपनी बातों को बता रहा है कि सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी पुरानी यादों को उधेड़े, उन गुदड़ियों को उधेड़े और उससे मेरे हृदय को ठेस पहुंचे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसने ये बताया है ना, याद रखो। सीवन मतलब होता है बेटा एक प्रकार से जो किसी की लिखी हुई पोती पत्रा होते हैं, या किसी का कोई छिपा हुआ जो बेटा कोई चीज होती है जिसमें सारे रहस्य छुपे होते हैं, उसके लिए बोल रहा है वो सीवन, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी बेटा इसकी जो व्याख्या है उस पर ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगी थोड़ी सी। कहते हैं, कवि कहता है, मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए। मैंने जो अपने दुख के सपने देखे वो कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसाकर भाग गया। मेरे अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा रह गया। ठीक है बच्चों, मेरा अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। ठीक है, मेरी प्रिय के गालों पर, बेटा तुमने पढ़ा था ना अरुण लालिमा जो आ रही थी, है ना बेटा नीचे, मेरे प्रिय के गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि लगता था प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। तो अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका के लिए वो बोल रहे हैं कि वो इतनी सुंदर थी, उसके गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि लगता था कि प्रेममयी उषा, जो सुबह का सूरज निकलता है ना बच्चों, कि उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। अपने अंदर की बातों को व्यक्त कर रहे हैं वो, ये है ना बच्चों। आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूं। तो यह लेखक कहते हैं, आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूं। ठीक है, प्रिय की स्मृति मेरे जीवन में यात्रा में पथ भोजन के समान है। पथ मतलब रास्ता, पथ का मतलब होता है बेटा रास्ता, है ना, पथ भोजन के समान है। उन्हीं के सहारे मैं
जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूं। जो मेरी पुरानी यादें हैं उन्हीं को मैं सोचता हूं और उन्हीं के सहारे मैं अपना जीवन बिताने के लिए बल जुटा पा रहा हूं, वरना मेरा भी देहांत, अब तक मैं भी चला जाता इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन उन पुरानी यादों से जी रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई विवेक बेटा, कमेंट नहीं बेटा, यहां दिल की बात चल रही है, दिल की बात सुनिए यार। जयशंकर प्रसाद जी की बातों को आप समझ नहीं रहे। मात्र उन्होंने 48 साल की उम्र में सारा जीवन, 2 पत्नियां खो दी, आप भी चले गए, सारे जीवन की कहानी यहां पर उन्होंने बोली है छोटी सी पंक्तियों में, समझिएगा। सर कौन सी पत्नी की बात है ये बेटा अल्पा मौर्य दोनों पत्नियों की बात है, क्योंकि दोनों ही तो पत्नियां शादी हुई थी भाई। पहली ने साथ छोड़ा, दूसरी पर थोड़ा आसरा तका, दूसरी भी 2 वर्ष में ही चली गई। तो यहां पर सीधी सी बात है, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे वो, बिल्कुल ठीक है। नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदड़ी, यादों की जो बेटा एक मेरी जो पोती पत्रा है, जो मेरी डायरी है, उसे कोई खोले और मेरे हृदय में झांके कि मैं कितना परेशान हूं, कितना निर्बल हो गया हूं, कितना दुखी हूं मैं। मेरे जीवन का कोई आधार नहीं रहा, मैं जी रहा हूं, खा रहा हूं, लेकिन बस उन बीते हुए समय को याद करके। ठीक है, तो बच्चों आत्मकथा लिखकर मेरी वेदना में स्मृतियों को क्या जगाना चाहते हो आप? मेरी आत्मकथा लिखकर मेरी जो बीते हुए समय है, जो मेरी दुख की घड़ियां हैं, उनको आप क्यों जगाना चाहते हो? उसमें आप बिल्कुल मत देखो, मैं बड़ा परेशान हूं। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद जी का बेटा यही सार था, यही उन्होंने बताया है। आगे चलते हैं, एक आगे और बेटा इनकी जो कहानी है 4 नंबर की, इस पर और चलते हैं। ये कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं कि जीवन मात्र आपको पता है मेरे बच्चों 48 वर्ष की उम्र थी, 48 वर्ष। एक छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज सुनाऊं, आज कहूं, कैसे बता दूं? एक छोटा सा जीवन था, कथा इतनी बड़ी है कि जीवन कितना वीरान था मेरा। ठीक है, बिल्कुल। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं सबकी सुनूं लेकिन अपनी किसी से ना कहूं, मैं चुप मौन रहूं? क्योंकि मेरे दिल में इतना दर्द भरा हुआ है, उस दर्द को मैं बयां करूंगा तो मैं टूट जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं रोने लगूंगा। ठीक है मेरे बच्चे? सर जी आप मेरी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। अच्छा, अरे मेरे भाई पुरानी याद कैसे? कुछ छूट गया क्या? कोई छोड़कर चला गया? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी? सुनकर तुम क्या करोगे यार? मैं कितना परेशान हूं, कितना दिल का मारा हूं, मेरा सुनकर आप क्या करोगे? मेरी कहानी बड़ी छोटी सी है, कथा बहुत लंबी है ना? बिल्कुल, मेरी भोली आत्मकथा। ठीक है बच्चों, तो ये कहते हैं सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी सिंपल साधारण सी आत्मकथा। ठीक है ना बच्चों, क्या करोगे आप? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब अभी समय भी नहीं है, अभी समय भी नहीं आया, अभी टाइम भी नहीं है, और बच्चों थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब वो शांत है, वो दबी हुई है मेरे अंदर, जो दिल में जो चुभन है, यदि मैं उसे दोबारा कुरेदता हूं, दोबारा आपको सुनाता हूं, तो मेरे घाव हरे हो जाएंगे, फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं कितना परेशान हूं। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों ये कहते हैं, सिंपल सी बात हम बात कहते हैं, कवि कहता है कि उनका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो मौन रहना ही सही है कि यदि मैं इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें बताऊं, बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को लिखूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं, मैं मौन ही रहूं, मैं कुछ ना बोलूं। ठीक है मेरे बच्चों? बिल्कुल। तो फिर कहते हैं, और दूसरों की यश गाथाएं सुनता रहूं, यही अच्छा है। वह अपने मित्रों से कहता है कि वे उसे जैसे भोले भाले निष्कपट दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति को सदा छले जाते रहे व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करोगे? मेरे जीवन में कोई कथा ही नहीं बची। ठीक है ना? फिर वो आगे क्या कहता है कि यहां पर प्रेरणापद बात यही है कि कुछ ना मिलना आपको, मेरी सारी बातें बड़ी ही दुखदाई हैं, दुखद भरी हैं, जो मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं। ठीक है, तो आइए बच्चों, हाँ सर जी कल क्लास चलेगा, कल बेटा इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो कराऊंगा, इस टॉपिक को ही कल खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसकी जो
व्याख्या है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वो क्या कहता है, इसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात सुनो, क्या है बेटा, देखो उसमें आप सिर्फ पंक्तियों का छोटा सार समझ सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी अंतर की आत्मा मैंने इसमें लिख दी है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उनका जीवन एक साधारण सीधे सादे व्यक्ति की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी सीधे सादे सिंपल आदमी थे, ठीक है ना। इस छोटे से जीवन को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति करना, लिखना उसके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय, पाखंड का मतलब है पाप, बेफालतू में मैं बहुत सारी बात को बनाकर बताऊं, उससे कोई फायदा नहीं है। लिस्ट लव स्टोरी पर आधारित है बेटा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बजाय तो उसका मौन रहना और दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना ही कहीं अच्छा है। अपनी बात ना बताकर मैं दूसरों की बातों को सुनता रहूं और चुप बैठा रहूं, वही अच्छा है। शादी करना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल जरूरी है भाई, तुम भी करना, ठीक है, कहीं अच्छा है। वह अपने मित्रों से कहता है कि वे उस जैसे भोले भाले निष्कपट दुर्बल हृदय सदा छले जाते रहे व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे। तो ये बात बताओ उसने क्यों कही है कवि ने? ये बात कवि ने इसलिए बोली है क्योंकि बेटा जिसके जीवन में दुख ही दुख रहा हो, छल कपट का मतलब समझते हैं, वो व्यक्ति तो सीधा साधा था। भगवान को मंजूर नहीं था पहली शादी की, पत्नी मात्र 8 वर्ष जिंदा रही, फिर चली गई, वो चल बसी। दूसरी शादी की, 2 वर्ष वो जिंदा रही, वो भी चल बसी। मात्र बेटा वैवाहिक सुख इनको 10 वर्ष मिला था, और 10 वर्ष में भी कितनी पीड़ाएं हुई। पहली पत्नी मरी, फिर दूसरी शादी करी अगले वर्ष, फिर वो भी चल गई। तो बेटा आप समझते हैं ना कि इतना जीवन में आदमी ने क्या जिया। 48 वर्ष की उम्र में तो उनका देहांत हो गया। 10 वर्ष में उन्होंने 2 पत्नियों का साया खो दिया। तो मेरे बच्चे 48 में से आप 10 घटाएंगे तो 38 साल, जिसमें वो बीमार भी रहे, परेशान भी रहे, पढ़ाई लिखाई भी करी, सारा जीवन कितनी परेशानियों से गुजरा था। तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं अपने दोस्तों से कवि, अपने मित्रों से, कि मेरे जीवन के बारे में जानकर आप क्या करोगे यार। जो चीज दबी हुई है उसे दबी रहने दो, वरना वो फिर खुलेगी, फिर मेरे अंदर से आवाजें निकलेंगी, फिर मैं टूट जाऊंगा, मैं भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। तो आप चुप रहिएगा, मत खोलिएगा उन चीजों को। मेरी जो गुदड़ी है उसको मत उधेड़िएगा, वरना मेरे हृदय को दुख होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यही आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। उनके इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणापद बात नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है। इस समय उचित समय भी नहीं है मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अपने बारे में सारी चीजें लिखूं, ठीक है। हाँ, कि मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं मतलब बेटा पीड़ा, व्यथाएं थक कर शांत हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु मतलब बुरे समय को, कड़वी बातें जो थी, है ना बेटा। ये इतना लंबा इसलिए बताया रहा हूं ताकि आप ये बेटे जब मुंह से बोलते हैं ना किसी बात को तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो बात को लिखवाया गया यहां पर तो बड़ी तो होगी ना। वैसे सिंपल सी बात तो मैंने आपको व्यवहारिक रूप में बता ही दी, ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चे व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं जो मुझे परेशान करें। तो ऐसा है कि मैं आत्मकथा नहीं लिखनी चाहता, आप उसको दबी रहने दीजिए, ठीक है। तो बेटा आप कल आपका है दिन रविवार, जिसमें मैं आपके इसको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो याद रखना सभी प्यारे दोस्त, कल वाली क्लास में जरूर मिलना है, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये दुख तो किसी की जीवन में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। उस कवि की कहानी कितनी गंभीर है आप समझेंगे तो, आप दिल से सोचेंगे तो आपको अंदर से एहसास भी होगा कि यार कितना समय ने उनके साथ धोखा किया होगा, समय कितना उनके विपरीत रहा होगा, जो उस व्यक्ति के जीवन में इतना दुख आया, है ना। यानी तुमने देखा होगा जो व्यक्ति जिंदगी भर किसी का भला नहीं चाहते, किसी का एक मतलब सहायता नहीं कर सकते किसी की, वो जीवन में कितना कितना मजा लेते हैं, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों यही चीज आप समझिएगा। देखो बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूं, समझने में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। मैं कुछ कहता हूं आपको कुछ समझ होता है हल्का सा, इतना तो फिर मिल जाता है। लेकिन मेरे बच्चों जो सार है वो इसका मैं व्याख्या के माध्यम से व्यक्त कर देता हूं आपके सामने, तो आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको मिल ही जाएंगे। तो आप प्यारे बच्चों आगे तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। इन किताबों में ही थोड़ा आपको परेशान होना पड़ रहा है। जब हमारी व्याकरण चलेगी, जब हमारी ग्रामर चलेगी, तो आप बेफिक्र
बहुत ही आराम से मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा, एकदम व्याकरण को तो ऐसे रटवा दूंगा तोते की तरह। ठीक है, परेशान मत होना। तो चलिए मेरे आनंद चौहान, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।